Hi everyone, my name is Rishabh Mehra, Director from Shri Science Institute. Welcome to my YouTube channel. आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th को रिलेटेड, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में हम सबसे पहले समझेंगे, पहला टॉपिक आ जाता है चार्ज। चार्ज क्या है? चार्ज it is an intrinsic property of matter। सबसे पहली बात तो ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है मैटर की, ठीक है। टाइप्स ऑफ चार्जेस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। वन इज पॉजिटिव and other one is negative। दो टाइप के चार्ज देखने को मिलते हैं, one is positive and other one is negative। अगर पॉजिटिव देखने को मिले तो समझ लेना रिपल्शन देखने को मिल रही है। नेगेटिव अगर हो जाए तो भी रिपल्शन हो रही है। पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव देखने को मिले तो समझ जाओ अट्रैक्शन है। चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि अट्रैक्शन और रिपल्शन को देखने को मिलती है। चार्ज के कारण क्या देखने को मिलता है? अट्रैक्शन और रिपल्शन, ठीक है। चार्ज आगे हमने क्लास 9th में भी ये चीजें पढ़ी हैं, मैं वो भी चीज डिस्कस कर देता हूं। जैसे चार्ज की बात करें, अगर नेगेटिव चार्ज होता था, क्लास 9th में पढ़ा था, इसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और अगर पॉजिटिव चार्ज की बात करूं, उसमें हम कहते थे ये प्रोटॉन है, ठीक है। तो ये सारा हमने लास्ट टाइम क्लास 9th में चीजें पढ़ी हुई है, उसके रिलेटेड मैं आपको चीजें बता रहा हूं। ये क्लास 7th से शुरू हो जाता है चार्ज बना, ये 9th में पढ़ा हुआ है। अब हम स्टार्ट करते हैं 10th के रिलेटेड। क्या है चार्ज? सबसे पहले तो चार्ज का यूनिट याद रखो। इसका यूनिट क्या है? कूलम। चार्ज का यूनिट है कूलम। इसको क्यू के साथ डिनोट किया जाता है, कैपिटल क्यू या फिर स्मॉल क्यू। ये भी चीज याद रखनी पड़ेगी। कूलम क्या है? कूलम एक ऐसा यूनिट है, सबसे पहले तो ये याद रखो। जैसे अगर मैं कहूं कि मेरे पास 2 कूलम चार्ज है, 3 कूलम चार्ज है ना, तो ये सारे चार्ज को रिप्रेजेंट करने के लिए ये, अगर मैं कहूं स्ट्रेंथ किस तरीके से पता चलेगी, मैं कहता हूं 3 कूलम चार्ज जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू 2 कूलम चार्ज। इसके बाद आगे डिस्कस करते हैं, एक नया टॉपिक शुरू करेंगे चार्ज को रिलेटेड। यस, नेक्स्ट टॉपिक आपका एक बनेगा एक करंट। करंट क्या है? इट इज अ मेजरमेंट, it is measured as a rate of flow of charge through and cross-sectional area of conductor. It is measured as the rate of flow of charge through any cross-sectional area of a conductor। इसका मतलब क्या है समझते हैं। सपोज कर लो कि मेरे पास एक वायर है और वायर के अंदर है क्रॉस-सेक्शनल एरिया। क्रॉस-सेक्शनल एरिया क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे आप समझते होंगे बैंगल्स, चूड़ियां, और बैंगल्स जो होती हैं वो लगातार एक दूसरे के साथ ज्वाइन कराते जाओ। इसी तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे एक मेटालिक वायर है, मेटल की वायर है, ठीक है। और इसमें एक क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं, बहुत ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया होंगे, जिसके कारण एक प्रॉपर वे में एक वायर बनी, ठीक है। इसी तरीके से सिलेंडर टाइप बन जाता है। ये वही केस है, बट हमने एक ही मेटालिक वायर है और एक हम क्रॉस सेक्शनल एरियाज लगा लेते हैं।
वी हैव अ क्रॉस सेक्शनल एरिया, एक ही अज्यूम करेंगे, उसमें से सपोज कर लो मेरे पास चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की बात कर लो, पॉजिटिव चार्ज, ये चार्ज यहां से फ्लो कर रहा है, कितना चार्ज कितने टाइम पे फ्लो कर रहा है एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया से। आई रिपीट अगेन, कितना चार्ज कितने टाइम पे फ्लो कर रहा है एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया से, उसको हम कह सकते हैं करंट, उसको मेजर करते हैं करंट के साथ। I इज इक्वल टू, पहली बात तो ये याद रखना, I के साथ इसको डिनोट किया जाता है, I कैपिटल I इज इक्वल टू Q बाई डी, कितना चार्ज कितने टाइम पे फ्लो कर रहा है एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया से, उसको हम कहते हैं करंट। एग्जांपल समझते हैं इसकी, जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव I इज इक्वल टू Q बाई डी, मैं कह देता हूं 2 कूलम का चार्ज है मेरे पास, है ना, 2 कूलम का चार्ज, 2 कूलम का चार्ज मैं कहता हूं 1 सेकंड में फ्लो कर रहा है एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया से, यहां से गुजर रहा है, 1 सेकंड में 2 कूलम चार्ज निकल गया, तो मैं कह सकता हूं मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 एम्पेयर करंट आ जाएगा। अब आप कहोगे सर एम्पेयर क्या है, एम्पेयर करंट का यूनिट, देख लो ये एम्पेयर इज व्हाट, एम्पेयर इज अ यूनिट ऑफ द करंट। और इसी तरीके से अगर मैं कहूं 3 कूलम चार्ज 1 सेकंड में गुजर रहा है क्रॉस सेक्शनल एरिया से, तो मैं कहूंगा आंसर आ जाएगा 3 एम्पेयर, 3 एम्पेयर। अगर मैं कहूं 1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड में मूव कर रहा है, फ्लो कर रहा है एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया से, तो मैं आंसर दे सकता हूं 1 एम्पेयर। तो 1 एम्पेयर का करंट मेजर तब किया जा सकता है जब 1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड से फ्लो करके निकले, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। आगे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ये नोट करो, छापो इसको, नोट करो। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स डू फर्दर। आगे हम बढ़ रहे हैं, जैसे अभी ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे 1 मिली एम्पेयर कन्वर्जन से होती थी, 1 मिली एम्पेयर, 1 मिली एम्पेयर, 1 मिली एम्पेयर किसके बराबर होता है, 1 मिली एम्पेयर दैट इज 10 रेज़ टू पावर -3 एम्पेयर। इसको इस तरीके से मेजर किया जा सकता है, 1 मिली एम्पेयर, 1 मिली एम्पेयर इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर -3 एम्पेयर। कन्वर्जन है, जैसे 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, उसी तरीके से ये मिली होता है, 10 रेज़ टू पावर -3 का मतलब 1/1000 एम्पेयर के साथ हो रहा है डिवाइड, ठीक है, ये मतलब ये जरूरी है, न्यूमेरिकल में काम आता है आगे। इसी तरीके से 1 माइक्रो एम्पेयर, ये बहुत ज्यादा स्मॉलेस्ट 1 माइक्रो एम्पेयर, ये उससे भी छोटा है, 10 रेज़ टू पावर -6 एम्पेयर है इसका मतलब, 10 रेज़ टू पावर -6 एम्पेयर। 1 मिली 10 रेज़ टू पावर -3, 1 माइक्रो एम्पेयर इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर -6 एम्पेयर। ये रहा, और आगे बढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं। लेट्स से एक और चीज हमारे पास आती है कि करंट को मेजर करने का क्या है, कैसे तरीके से हम उसको मेजर कर सकते हैं, क्या डिवाइस है, कौन सा डिवाइस है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसके साथ करंट को मेजर किया जा सकता है। पहले तो आ जाता है एमीटर। एमीटर देखो, इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द अमाउंट ऑफ करंट या वैल्यू ऑफ करंट, ये भी कह सकते हैं, कितने एम्पेयर करंट आ रहा है सर्किट में, इन द सर्किट, इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, ये जानना जरूरी है। It is a device used to measure the amount of current, AMOUNT, amount of current in the electric circuit,
एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर कितना करंट है ये हमें पता चलेगा एमीटर लगाने के बाद। इसका सिंबल ऐसे होता है, नोट कर लो। तो अभी हमने जैसे पढ़ा कि एक वायर है, ठीक है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरियाज, ठीक है, और इसमें से जो चार्ज जा रहा है, कितना चार्ज जा रहा है कितने टाइम पे, उसको हम करंट कहते हैं। मतलब करंट जो है वो याद रखना फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। करंट की डायरेक्शन ऐसे है, बिल्कुल ऑपोजिट उसकी डायरेक्शन होगी जो कि नेगेटिव चार्ज होगा। ऑफ कोर्स नेगेटिव चार्ज, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होते हैं और करंट पॉजिटिव होता है। ये चीज़ याद रखनी है कि जहाँ पे करंट की डायरेक्शन है, ठीक है, बिल्कुल ऑपोजिट उसके इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे उसकी डायरेक्शन होगी। ये चीज़ याद रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बन जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ लिख लो, द डायरेक्शन ऑफ electrons are always opposite to the direction of current. One of the most important key points, ये भी लिखना जरूरी है, लिख लो ये। आगे बढ़ते हैं। समझते हैं क्या है अगला टॉपिक। पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? मान लो कि मेरे पास दो पॉइंट है, एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है। अब ए पॉइंट जो है वो इन्फिनिटी पे बहुत ज़्यादा दूर हमने रखा हुआ है और उस पर एक पॉइंट चार्ज है क्यू। पॉइंट चार्ज बहुत छोटा सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ये हमेशा याद रखना। क्यू मेरे पास एक चार्ज है, बहुत छोटा, बहुत ज़्यादा छोटा चार्ज है, ठीक है, क्योंकि ऑफकोर्स छोटा तो होगा, ये इन्फिनिटी भी रखा हुआ है तो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, इस चार्ज को इस पॉइंट की तरफ लेकर आना है, बी पॉइंट की तरफ। ए पॉइंट पे एक चार्ज है क्यू जो कि इन्फिनिटी पे है। क्या करने जा रहा हूं, इस पॉइंट चार्ज को क्यू को मैं इस बी पॉइंट की तरफ लेकर जा रहा हूं। तो ऐसे नहीं जाया जाएगा, एक वर्क डन करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि मैं इस चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेकर जा सकूं, ठीक है। सो इस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कैसे किया गया है फिजिक्स में वो समझो कि पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी, यहां पे ऐसे कह सकते हो, ये लिखो, B मेरे पास फाइनल पोजीशन है, A मेरे पास इनिशियल पोजीशन है। तो फाइनल पोजीशन या पोटेंशियल एट फाइनल माइनस पोटेंशियल एट इनिशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल डिवाइडेड बाय चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस को किस तरीके से डिफाइन किया गया है फिजिक्स में? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू पॉइंट्स, ठीक है, मतलब पोटेंशियल फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज इक्वल्स टू वर्क डन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल डिवाइडेड बाय चार्ज। कि मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन किया जा सकता है एज अ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द अनदर पॉइंट, फ्रॉम इन्फिनिटी टू द अनदर पॉइंट, दूसरे पॉइंट पे। समझते हैं पोटेंशियल एट फाइनल। फाइनल में कितना पोटेंशियल है आप देखो, बी मेरे पास है, सो पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए, इनिशियल वाली कौन सी है, ए वाली ना, तो पोटेंशियल एट ए
इज इक्वल्स टू वर्क डन फ्रॉम इनिशियल ए है, फाइनल क्या है बी, ए से बी डिवाइडेड बाय चार्ज। ध्यान से समझिएगा, मैं दोबारा से रिपीट करना चाहूंगा। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, मतलब पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन फ्रॉम ए पॉइंट टू द बी पॉइंट, मतलब बिटवीन क्या होता है, दो पॉइंट के बीच में ना, वर्क डन फ्रॉम ए से बी तक, ठीक है, टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। I repeat again, work done to bring a unit positive charge from one point to the another divided by charge. So potential difference एक work done के साथ हम measure करते हैं ताकि हम चार्ज को मूव करा सके एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक। इसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पहले तो ये याद रख लो, सबसे इंपॉर्टेंट। फिजिक्स में ना एक हम assumption लेकर चलते हैं। क्या लेकर assumption चलते हैं वो सुन लो, वो देखो भी। Assume potential, ये लिख लो, potential at infinity is 0। yes, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन मैंने लिख दी है कि जो पोटेंशियल है इन्फिनिटी पे वो हम 0 मान के चलते हैं, ये एज्यूम करना है। तो इनिशियल देखा जाए यहाँ पे स्टार्टिंग में ए पॉइंट पे पोटेंशियल इन्फिनिटी पे हमने रखा हुआ है, तो अगर हमने इन्फिनिटी पे रखा हुआ है पोटेंशियल तो हम क्या मानेंगे उस पे 0। चार्ज को मैंने इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, जिस चार्ज को अगर हम इन्फिनिटी में रखते हैं तो उसका जो पोटेंशियल होता है वो हम 0 मान के चलना है। सो पोटेंशियल एट ए इज 0, दिस कम्स आउट टू बी 0। वाई सो? बिकॉज ये इन्फिनिटी पे है, लिखा हुआ है पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज 0। सो इसको 0 मान लो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वी माइनस 0 छोड़ो, वी की वैल्यू क्या आ गई, वर्क डन फ्रॉम ए से लेकर बी तक डिवाइडेड बाय चार्ज। सो इस तरीके से हम पोटेंशियल डिफरेंस से, ये पोटेंशियल डिफरेंस से हमने पोटेंशियल निकाला है किसी एक पॉइंट पर। कौन सा पॉइंट है, बी। तो वर्क डन हमने निकाला है एक हिसाब से, वर्क डन फ्रॉम ए से बी डिवाइडेड बाय क्यू। तो पोटेंशियल अगर हमने निकालना है किसी एक पॉइंट पे तो पहले पोटेंशियल डिफरेंस से निकाला जाता है। ये चीज़ याद रखना, पोटेंशियल डिफरेंस नाम की चीज़ होती है, पोटेंशियल डिफरेंस से पोटेंशियल हम निकालते हैं। आप चेक कर सकते हो, पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए। दोबारा से रिपीट करना चाहूँगा, ध्यान से सुनिएगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू द वर्क डन फ्रॉम, यहाँ ये भी लिख सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज वर्क डन to bring a unit positive charge from one point to the another, work done upon charge। हमने एज्यूम करना है कि पोटेंशियल है इन्फिनिटी पे 0, सो ये कितना आ जाएगा 0, दिस कम्स आउट टू बी 0। सो वी बी किसके इक्वल आ जाएगा, वर्क डन फ्रॉम ए से बी डिवाइडेड बाय क्यू। ठीक है, सो ये मेरे पास आ गया पोटेंशियल किस पे, बी पॉइंट पे। एक पॉइंट पे अगर हमने पोटेंशियल निकालना है तो इस तरीके से निकाला जा सकता है। ठीक है, कहाँ से निकाला है, पोटेंशियल डिफरेंस से निकाला है, ये भी चीज़ याद रखो। आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको क्लियर होगा, नोट कर लो इसको। सो पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं किस तरीके से, वो समझाने लगा। एंड में लिखो इसकी डेफिनेशन, लिख लो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन, डिफाइन करना है तो। सो इट इज डिफाइंड एज, इट इज defined as work done to bring a positive charge, to bring a test charge, कहना test charge कह दो, from one point to the other, from one point to another, या वन पोजीशन से अनदर पोजीशन तक। ठीक है, तो इस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस को हम कर सकते हैं डिफाइन। ठीक है, ये आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो ये।
यस। लेट्स से ये भी अब आगे बढ़ते हैं कि जैसे अभी मैंने बताया पोटेंशियल डिफरेंस किसी एक पॉइंट पे अगर हमने निकालना हो, वो क्या था, वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, तो मान लो कि 1 जाउल का या 1 जाउल का हम वर्क डन करते हैं। आपको पता होना चाहिए जो वर्क डन होता है, 9th क्लास में भी पढ़ा था कि जो वर्क डन का जो SI यूनिट है वो है जाउल, और चार्ज का अभी पढ़ा है कूलम। अगर हम 1 कूलम का चार्ज, 1 कूलम के चार्ज को मूव कराते टाइम, 1 कूलम का चार्ज को अगर हम मूव करवाते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, उसके लिए जो 1 जॉल का वर्क डन करते हैं उसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। आई रिपीट अगेन, पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल एट अ पॉइंट का जो यूनिट आएगा, देखो 1 जॉल का वर्क डन लगता है, अगर 1 जॉल का वर्क डन लगता है, 1 जॉल का वर्क डन लगता है 1 कूलम को चार्ज को मूव कराने से। 1 कूलम ऑफ चार्ज को मूव कराने के लिए 1 जॉल का अगर वर्क डन लगता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आते टाइम, है ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आते टाइम 1 जॉल का अगर वर्क डन लगता है 1 कूलम के चार्ज को मूव कराने के लिए, तो उसको हम कहते हैं 1 वोल्ट। 1 वोल्ट। सो 1 वोल्ट को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, लिख भी लो। 1 वोल्ट is defined as work done when work done of 1 joule is applied to bring a charge of 1 coulomb from one point to the another। ये लिख लो, ये चीज़ आती होती है, नोट कर लो इसको। आगे बेटा और भी चीज़ आ जाती है, लाइक वोल्ट मीटर क्या आता है, ये भी पढ़ो। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर एक डिवाइस है जिससे हम क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं। वोल्ट मीटर इज डिवाइस, इट इज अ डिवाइस और एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। सिंपल, ये ज़्यादा बढ़िया। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए एक ऐसा डिवाइस बनाया गया जिसको हम वोल्ट मीटर कहा जाता है। वोल्ट मीटर का सिंबल है ये ऐसे, वोल्ट मीटर सिंबल, पॉजिटिव नेगेटिव, लिख लो, ये भी बना लो। सो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है ओम्स लॉ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ओम्स लॉ। ओम्स लॉ एक रिलेशनशिप तैयार करता है करंट और वोल्ट के साथ। आई रिपीट अगेन। सो बेटा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ एक रिलेशनशिप तैयार करेगा पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के साथ। कैसा रिलेशनशिप है इनका, क्या होता है, सब कुछ जानेंगे एक छोटे से सर्किट को समझने के बाद, सब पता चल जाएगा। ये मेरे पास एक सर्किट है जिसमें हमने एक सीरीज में एमीटर लगाया हुआ है, वोल्ट मीटर हमने लगाया हुआ है पैरेलल, ये एक बल्ब है और ये पूरा वायर्स हैं, ये प्लग की है और ये मेरे पास बैटरी है, ठीक है। और ये मेरे पास एक माइक्रोस्कोपिक फॉर्म बना दी मैंने वायर की, वायर्स, ये सारी वायर ही है बट हमने इसको माइक्रोस्कोपिक जरिए से जानने की कोशिश की है, ठीक है। मतलब आप ऐसा समझ लो, सपोज कर लो कि मैं क्या करता हूँ, 5 वोल्टेज की बैटरी मैंने लगा दी, मतलब ये हुआ इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 5 वोल्ट का है। 5 वोल्ट की मैं क्या करने जा रहा हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने जा रहा हूँ थ्रू दिस बैटरी। ये बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 5 वोल्टेज है, ठीक है। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या था, वर्क डन करना। वर्क डन क्या करना, चार्ज को मूव करना, चार्ज को मूव करना। क्या होगा, क्या इससे क्या होने वाला है, देखो ये क्या कर रहे हैं, चार्ज को खींच रहे हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो सारे के सारे कहाँ पे जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है। इसके कारण क्या होगा, चार्ज की डायरेक्शन जो होगी वो इस तरफ से होगी,
चार्ज जो है वो इस तरीके से मूव करना शुरू हो जाएगा। बट इससे ये भी चीज़ होएगी, जितना चार्ज मूव कर रहा है ना उतना करंट भी आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा आई, क्योंकि सिखाया हुआ है चार्ज और करंट आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। जैसे चार्ज जो है वो इस यहाँ से यहाँ तक आ रहा है ना, चार्ज देखो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पॉजिटिव यहाँ पे टर्मिनल की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। कोशिश क्या है, लेकर ही आ रहा है, खींच के लेकर आ रहा है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड किया हुआ है बैटरी ने, ठीक है। जिसके कारण क्या हो रहा है, चार्ज यहाँ से यहाँ तक आ रहा है और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या है, करंट, करंट यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। अगर सपोज कर लो कि मैं 10 वोल्टेज की बैटरी लेकर आता, 10 वोल्ट की, एज्यूम करके चलो, हाइपोथेटिकल है, मान के चलो कि 10 वोल्टेज की है। अगर 10 वोल्टेज की है तो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट का है। 10 वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये होता है कि ये चार्ज जो है 10 वोल्टेज के साथ खींचेगा, मतलब ये वर्क डन कराएगा 10 वोल्टेज के हिसाब से, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट का है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से खींचे जाएंगे। पहले 5 वोल्टेज में थे तो चार्ज का फ्लो कम था, अब चार्ज का फ्लो ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस बार, पिछली बार 5 वोल्ट, इस बार जो है वो 10 वोल्ट है। अगर 10 वोल्ट है तो मतलब ये हुआ चार्ज क्या होगा, और अच्छे से जल्दी से फ्लो करके पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जो करंट है वो और ज़्यादा स्पीड के साथ फ्लो करेगा, और ज़्यादा करंट बनेगा, और ज़्यादा फ्लो होगा। अगर मान लो कि यहाँ पे 15 वोल्ट कर देता हूँ तो चार्ज का फ्लो और बढ़ गया पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। कौन सा चार्ज? इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो इसी तरीके से करंट और ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से हमने एक नई चीज़ सीख ली है कि जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस मैं बढ़ाते जा रहा हूँ, जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस मैं बढ़ाते जा रहा हूँ, करंट भी बनना शुरू हो जाता है और ज़्यादा से बनते जा रहा है। जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जा रहा है उसी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अगर मान लो कि 20 वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी की तरफ, तो चार्ज और जल्दी अट्रैक्ट हो जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक और जल्दी आएंगे पॉजिटिव की तरफ, है ना, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो मतलब और ज़्यादा करंट बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो हमने यहाँ से एक चीज़ तो जान ली है कि जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जा रहा है करंट भी उतना हिसाब से बढ़ता जा रहा है, ये मैंने जान लिया है ना। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? करंट के। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, potential difference between the 2 points is directly proportional to the current that flow through the electric circuit। एक इलेक्ट्रिक सर्किट में जितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के बिटवीन द 2 पॉइंट्स में, ठीक है। तो V प्रोपोर्शनल टू I, तो V इज इक्वल्स टू IR। आपको पता है कांस्टेंट टर्म आ जाती है, साथ में इक्वल टू का साइन आ जाता है प्रोपोर्शनलिटी जब खत्म करते हैं, ठीक है, पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में। सो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? V अपॉन I, वेयर R इज व्हाट? इट्स अ कांस्टेंट। R इज अ कांस्टेंट, R तो कांस्टेंट है ही है, ठीक है। और R को हम कहते हैं रेजिस्टेंस, R को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V अपॉन I, फार्मूला बन गया एक। सो रेजिस्टेंस क्या है? एक प्रॉपर्टी है, इट इज अ प्रॉपर्टी, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है, लिखते जाओ, टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ, एक मिनट मेरे को ना थोड़ा रेस करना पड़ेगा, नजर नहीं आ रहा स्टूडेंट्स को, यस यहां से करते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या है? देखो, इट इज अ प्रॉपर्टी, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, it is a property of conductor to resist the flow of charge through conductor,
नोट करो। यस, तो मतलब चार्ज का जो फ्लो है उसको रेजिस्ट करना एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको आप रेजिस्टेंस कहते हो। ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, एक मेटालिक वायर की प्रॉपर्टी है, ठीक है। एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि जितना चार्ज आ रहा है उसको थोड़ा रेजिस्ट कर देना, उसको कम कर देना, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की, इसको रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द कंडक्टर। चार्ज के फ्लो को रेजिस्ट करना कंडक्टर में, ये कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी है। चलो ये भी हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम सीखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके कारण रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है, ठीक है। उससे पहले मैं एक चीज़ और सिखा दूं। हमने एक रिलेशन तैयार कर दिया यहाँ से एक और, कि जैसे जैसे चार्ज का फ्लो बढ़ेगा, मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस क्या है, एक प्रॉपर्टी है कि इसकी कंडक्टर की, किसके लिए, टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। अंडरलाइन कर लेना इसको, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताइए। चार्ज के फ्लो को रेजिस्ट करना मतलब जितना चार्ज का फ्लो होगा उतना कम क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। वो रेजिस्ट करना मतलब उसको रोकना, जितना वो रुकेगा उतना फ्लो ऑफ चार्ज कम होगा। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लो ऑफ चार्ज, कि जितना चार्ज का फ्लो ज़्यादा होते जा रहा है, चार्ज का फ्लो बढ़ाते जाओ, रेजिस्टेंस कम होती जाएगी। यस, और जितना आप फ्लो ऑफ चार्ज कम कर दोगे, मैं कहूँगा उतना रेजिस्टेंस बढ़ गया, उतना चार्ज रेजिस्ट कर रहा है, मतलब उतना रेजिस्टेंस बढ़ गया है, ठीक है। ये नोट करो, ये भी शाबाश नोट करो। नेक्स्ट आगे हम पढ़ते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। लेट्स सी। सो बच्चों, हमने लास्ट टाइम रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कशन किया था। रेजिस्टेंस क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। और रेजिस्टेंस कुछ चीज़ों पे डिपेंड करता है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, हम वो जानेंगे आज। फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। सबसे पहले तो लेंथ ऑफ कंडक्टर। मान लो कि मेरे पास एक वायर है जिसकी लेंथ छोटी है और एक और वायर है जिसकी लेंथ लंबी है, ठीक है। ओके, सिंपल सी बात है, बहुत ज़्यादा सिंपल सी बात है। आप खुद बता सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो होगा, मतलब चार्ज का जो फ्लो होगा, खुद बताओगे कितना टाइम लेगा। यहाँ से अगर चार्ज हम फ्लो कराते हैं बहुत ज़्यादा कम टाइम लेगा, बट इसमें अगर हम देखे जाए चार्ज टाइम लेंगे यहाँ से यहाँ तक पहुँचते हुए। तो मतलब चार्ज का फ्लो यहाँ पे ज़्यादा है। अगर यहाँ पे फ्लो ऑफ चार्ज अगर ज़्यादा है, ऑफ कोर्स यहाँ से बड़ी जल्दी स्पीड के साथ चार्ज का फ्लो होगा, बहुत जल्दी होगा, ठीक है। ओके, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टाइम लगेगा। फ्लो ऑफ चार्ज को टाइम लगेगा, चार्ज का फ्लो। डिस्कस कर रहे थे रेजिस्टेंस के बारे में, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रेजिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं, मतलब रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है। सबसे पहले तो होता है लेंथ। जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ही रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। कैसे?
R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। जितनी लेंथ ज़्यादा उतना चार्ज का फ्लो कम। टाइम लेगा ना इसको यहाँ से आते जहाँ तक जाते हैं बहुत ज़्यादा टाइम लग जाना है, बट छोटी वायर है जिसकी लेंथ कम है उसको टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, उसको टाइम कम लगेगा। यहाँ पे फ्लो ऑफ चार्ज ज़्यादा लगेगा, यहाँ पे फ्लो ऑफ चार्ज कम लगेगा। अगर यहाँ पे फ्लो ऑफ चार्ज कम है तो इसका मतलब ये हुआ चार्ज, यहाँ पे देखो ना दोबारा से, अगर यहाँ पे चार्ज का फ्लो कम है, ऑफ कोर्स कम होगा क्योंकि वायर लंबी है, टाइम लगेगा, तो रेजिस्टेंस भी फिर ज़्यादा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है लेंथ ऑफ वायर पे। जितनी लेंथ ऑफ वायर लंबी होगी, अगर वायर की लेंथ लंबी है तो चार्ज को टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ तक आते हुए, तो चार्ज का फ्लो यहाँ पे कम होगा। अगर यहाँ पे चार्ज का फ्लो कम होगा तो मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। सबसे बड़ी बात ये आ जाती है। अगला पॉइंट, नेक्स्ट सेकंड है एरिया। भाई एरिया पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, एरिया ऑफ किसका, क्रॉस सेक्शन का, वो समझते हैं। मान लो कि मेरे पास दो वायर्स हैं, एक वायर 1, एक ये वायर है जिसका इतना क्रॉस सेक्शनल एरिया है, एक ये वायर है जिसका रेडियस ज़्यादा है, ऑफ कोर्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी उसका बड़ा होगा। ठीक है, इसमें छोटा रखते हैं ना, ऐसे बनकर, ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, तो ऑफ कोर्स चार्ज का फ्लो यहाँ से ज़्यादा होगा, यहाँ से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे, जल्दी जल्दी यहाँ से गुजरेंगे, तो मतलब करंट भी यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। तो मतलब रेजिस्टेंस जो है आप चेक कर सकते हो, सेकंड पॉइंट से हमें ये पता चलता है रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा है, जल्दी इलेक्ट्रॉन्स या जल्दी चार्ज यहाँ से फ्लो होंगे और उतना ही क्या होगा, कम रेजिस्टेंस होगा। सो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ये पॉइंट नंबर 2 डाल सकते हैं। ये फर्स्ट और सेकंड आप दोनों को कंबाइन करो। ठीक है, जब दोनों को कंबाइन कर दोगे तो यहाँ से एक नई इक्वेशन बन के आएगी, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो यहाँ से ये चीज़ आ गई। सो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर। जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, एरिया बढ़ा दोगे रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। तो ये हमने कंबाइन करके, इन दोनों को कंबाइन करके ये चीज़ बना दी। ठीक है, अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा दो और यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगी रो। रो ग्रीक वर्ड है, रो, नई चीज़ इंट्रोड्यूस की है मैंने। और रो का मतलब होता है यहाँ पे रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, रो को हमने मतलब रखा है यहाँ पे रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी क्या है समझेंगे अभी, बट रेजिस्टिविटी को हमने डिनोट करना है रो के साथ, ग्रीक वर्ड है रो। आगे समझते हैं। सो R इज इक्वल्स टू, देखो R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A। यहां से रो की वैल्यू निकाल सकते हैं, रो इज इक्वल्स टू RA अपॉन L। ठीक है, इसका मैं यूनिट निकालने जा रहा हूं, समझो। रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट है ओम, ओम। ठीक है, एरिया का होता है मीटर का स्क्वायर और लेंथ का होता है मीटर, ये कैंसिल हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस का ओम है, ये रहा मीटर, तो रेजिस्टिविटी का आ जाएगा ओम मीटर। एक नया ऐसा यूनिट नोट करो ये। सो रेजिस्टिविटी का जो ऐसा यूनिट आया है वो आया है ओम और मीटर, ओम मीटर। ठीक है, नोट कर लो। रेजिस्टिविटी क्या होती है और रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, किसकी, कंडक्टर की। बट रेजिस्टिविटी जो है वो हर किसी की अलग अलग होती है। कैसे समझते हैं। रेजिस्टिविटी जो है, रेजिस्टिविटी एक एबिलिटी है, पहली बात तो ये, इट इज एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू रेजिस्ट द
टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज का फ्लो जो होता है हर किसी कंडक्टर में अलग अलग टाइप का होता है, ठीक है, जिसको आप कंडक्टेंस के साथ मेजर करते हो, है ना। वो एक एबिलिटी हो जाती है, हर किसी की अलग अलग एबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो कराने की, जिसको आप कंडक्टेंस कहते थे। इसी तरीके से हर एक कंडक्टर की अलग अलग प्रॉपर्टी है जिससे वो रेजिस्ट करता है चार्ज के फ्लो को, और जो चार्ज का जो फ्लो होता है उसको रेजिस्ट कराने के लिए जो हर किसी की अलग अलग एबिलिटी है, और उसको रेजिस्टिविटी कहते हैं। मतलब सिल्वर, कॉपर, आयरन, मैंने अलग अलग मान लो मेटल ले लिए, है ना, सिल्वर, आयरन, कॉपर, मैंने अलग अलग मेटल ले लिए, और हर किसी की एबिलिटी है वो रेजिस्ट करवाएगा। अब वो किस तरीके से रेजिस्ट कराएगा, किसी की एबिलिटी ज़्यादा होती है, किसी की एबिलिटी कम होती है, मतलब ये हुआ किसी की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, किसी की रेजिस्टिविटी कम होती है। तो मतलब रेजिस्टिविटी जो है वो अलग अलग डिपेंड करती है कि मेटल कौन सा है, मतलब कौन कौन सा कंडक्टर है। सो रेजिस्टिविटी एक एबिलिटी है। बट रेजिस्टेंस की बात करूं, रेजिस्टेंस की बात करूं, वो तो होना ही होना, वो तो कांस्टेंट है, वो एक प्रॉपर्टी है। फर्क है दोनों में, एक एबिलिटी है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है, ये चीज नोट कीजिए। सो आई होप आपको समझ लगा हो सारा का सारा। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन डिस्कस विथ मी, ठीक है। आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलूँगा, पार्ट 2 लेकर आऊँगा। आई होप आपको अच्छा लगे, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।